गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज प्यारे विद्यार्थियों अपन बात करेंगे कंप्रेहेंसिव की रीडिंग रीडिंग कंप्रेहेंसिव की, और जिसको बोध के नाम से भी अपन जानते हैं। आई होप कि कल वाला और इससे पहले वाला लेक्चर जो है, दोनों लेक्चर आपने देखे होंगे और दोनों में आपने ये जानने का प्रयास किया होगा कि एक्चुअल के अंदर आपका कंप्रेहेंसिव जो है वो क्या है। इन दो लेक्चर के अंदर हमने कंप्रेहेंसिव क्या है, कितने टाइप्स है, कैसे उसको पढ़ा जाता है और कैसे यूजीसी नेट का जो कंप्रेहेंसिव है उसको हम जानते हैं। यानी काफ़ी कुछ चीज़ें जो है अपने दो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास किया था। आई होप आपने देखा होगा कि अपनों ने जो बात की थी, वो अपनों ने बात की थी कि कॉम्प्रहेंसिव जो था वो पहले पैसेज को पढ़े बाद में क्वेश्चन को पढ़े। ये कल मेथड हमने देखी थी। दूसरा था पहले क्वेश्चन को पढ़े फिर आपका पैसेज को पढ़े, यानी गद्यांश को पढ़े। तो कहने का मतलब कुल मिला के यही है कि हमारे पास में दो मेथड थी, पहली पैसेज और दूसरी क्वेश्चन, और दूसरे में आपका क्वेश्चन और पैसेज। यानी दोनों मेथड की बात करें तो अपन दोनों मेथड जो थे इसमें हम आपने देखा होगा कि हमने तीन तीन टाइप्स जो है वो दोनों मेथड के अंदर करने का प्रयास किया था। तो यूजीसी नेट के अंदर दोनों मेथड जो है वो आप काम में ले सकते हो। इसके अंदर एक चीज और देखने का हमने प्रयास किया था, वो था कि अपनी राय या अपना इन्फ्लुएंस जो है, अपना ज्ञान जो है उसको ऐड नहीं करना है। केवल और केवल जो राइटर है, लेखक है या जो पैसेज लिखने वाला है, उसकी जो राय है उसी पे अपने को आंसर जो है आपका देना है। कहने का मतलब अपनी खुद की जो राय है उसमें किसी प्रकार का इंक्लूड आपको नहीं करना है। तो ये हमने पैसेज वाले में देखा था। डिम्पल जी गुड इवनिंग आपको भी। तो हमने ये दो तीन बातें जो है मुख्य रूप से जानने का आपका प्रयास किया था। आज हम यूजीसी नेट के अंदर देखें तो अपन कुछ जो पहले के पैसेज आए हुए हैं, जैसे जून 2025 के अंदर आपके पैसेज जो आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। और आप देखेंगे कि पैसेज को रीडिंग करने के बाद हम देखेंगे कि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड पैसेज जो है वो आपका नहीं आता है। कॉम्प्लिकेटेड बोध जो है वो नहीं आता है। छोटी मोटी हमें चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि शीर्षक क्या है पैसेज का, पैसेज जो है उसमें लेखक जो है उसका नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये भी हमने पहले वाले लेक्चरों में देखा था। लेखक जो है क्या राय अपनी रखना चाहता है, और जो पैसेज है उसका मूल बिंदु क्या है। ये कुछ बातें जो है अपने को देखनी है और इन्हीं के आधार पे आपके क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस जो करते हैं, अपने पहले पैसेज से शुरुआत करते हैं, जो आपका 25 जून 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का है, जो आया हुआ है पिछले यूजीसी नेट के अंदर आपका अभी जून के अंदर। उसको सोल्व करने का अपने प्रयास करते हैं और जानते हैं कि जो पैसेज जो है वो किस तरह का आता है और किस तरह से उसको हल करते हैं। इस पैसेज को जानते हैं अपन। तो देखेंगे इस पैसेज के अंदर अपने बात करें तो देखिए समाज की पूंजीवादी व्यवस्था। इसको पढ़ते ही आपको क्या हो गया कि ये किससे रिलेट है। ये कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म या पूंजीवाद जो है उससे आपका रिलेट करता है। इसमें क्या कहता है कि समाज की पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्यों के बीच स्वस्थ संबंधों का पोषण नहीं करती है। यानी जो पूंजीवाद व्यवस्था है वो स्वस्थ संबंध जो है उसका पोषण नहीं करती है। बहुत थोड़े लोग उत्पादन के सभी साधनों के स्वामी होते हैं। यानी इसके अंदर बहुत सारे थोड़े से लोग होते हैं जो धनी व्यक्ति होते हैं, और उन्हीं के पास क्या होता है, आपका साधन होता है। और अन्य यद्यपि नाम मात्र के लिए कुछ पर स्वयं की थोपी गई शर्तों के अधीन अपनी श्रम शक्ति को बेचना पड़ता है। यानी बाकी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, श्रम करते हैं। और कुछ थोड़े से लोग जो है वो आपका क्या करते हैं, धन होता है उनके पास शक्ति होती है, उनके पास सत्ता होती है, और वो उसी के आधार पे आपके क्या करते हैं, अपना जो गरीब व्यक्ति है उनका शोषण करते हैं कहीं ना कहीं। अन्य व्यक्ति जो है वो नाम मात्र के लिए कुछ को स्वयं की थोपी हुई अधीन में के तहत क्या करते हैं, श्रम शक्ति को बेचना पड़ता है। चूंकि पूंजीवाद का जोर किस पे है, भौतिक संपदा के सर्वोच्च महत्व पे, इसलिए इसकी अपील की तीव्रता अर्जनशील की तीव्रता होती है, और ये आर्थिक शक्ति की उपासना को बढ़ावा देता है। यानी पूंजीवादी या कैपिटलिज्म जो है उसमें हमेशा क्या होता है, आपका आर्थिक शक्ति जो है उसको बढ़ावा मिलता है। इसमें अर्जन के लिए नियंत्रित साधनों पर कोई ध्यान नहीं देता और लक्ष्य पूर्ति को बढ़ावा देती है। यानी
कैपिटलिज्म आप देखेंगे, पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें धन किस प्रकार से आ रहा है उस पे बहुत ज़्यादा आपके साधनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आपके धन अर्जन पे ध्यान दिया जाता है कि कैपिटल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से बढ़ाया जाए। मानव सहनशीलता की चरम सीमा तक मनुष्यों के इसके शोषण से इसका संकेंद्रण अधिक उत्पादन न होकर सर्वाधिक मुनाफे पे होता है। यानी इसका मूल बिंदु क्या है? कैपिटलिज्म जो है, इस कैपिटलिज्म के अंदर दोस्तों क्या होता है आपका, इसका मूल बिंदु जो है वो क्या है? अधिकतम लाभ है। और वो अधिकतम लाभ जो है वो किसी भी तरह आपका आए उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपके श्रम जो शक्ति है यानी जो लेबर क्लास लोग है उसका कितना शोषण हो रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल जो धनी व्यक्ति है उनको किससे मतलब, आपके मुनाफे से मतलब है। अतः मानव का परिवार विभाजन आर्थिक स्थिति के आधार पे किया जाता है। यह सब मानवीय गरिमा के विभाजन के लिए हानिकारक है। यानी इसमें मानव परिवार का विभाजन जो किस में किया जाता है, एक अमीर या धनी व्यक्ति और दूसरा आपका गरीब व्यक्ति, इसके आधार पे आपकी फैमिली जो डिवाइडेशन है वो आपका किया जाता है। इससे क्या होता है कि मानवीय गरिमा होती है उसको ठेस पहुंचती है। यानी एक व्यक्ति गरीब होगा, उसका शोषण किया जा रहा है, दूसरा व्यक्ति जो धनी है उसको वो व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति का आपका शोषण कर रहा है। और जब उत्पीड़न निर्धन सहायता के लिए धर्म के संस्थापकों की ओर मुड़ता है तो यानी यहीं से फिर क्या होता है कि जो निर्धन व्यक्ति जो है वो उसमें धर्म के प्रति आपकी आस्था दिखती है। यानी वो कहीं ना कहीं ऐसे मान के चलने लगता है कि मेरे कर्म ऐसे हैं या मुझे जो है किसी देवी देवता की शरण में जाना चाहिए ताकि मैं इस आपके जो एक बुराई है या कह सकते गरीबी जो है उससे मुक्ति पा सकता हूँ। तो वे स्थापित व्यवस्था को चालाकी पूर्वक बचाव करते हैं और वर्तमान दुखों के लिए भावी सुखों का वचन देते हैं। यानी वो सोचते हैं कि भविष्य के अंदर आपका क्या होगा, सुख होगा। और संतप्त मनुष्यों के दुख और विद्रोह पर महरम लगाकर संतुलन बनाए रखते हेतु स्वर्ग का माया जाल चुनते हैं। व्यवस्था अन्याय सौंपती है और धर्म उसे उचित ठहराता है। यानी होता क्या है कि फिर धीरे धीरे मनुष्य जो धर्म की तरफ मुड़ता है, वो ये सोचता है कि धर्म के थ्रू क्या हो सकता है कि अपना कहीं ना कहीं स्वर्ग में जा सकते हैं, अदरवाइज अपने स्वर्ग में जाने लायक नहीं है। इस पूरे गद्यास को पढ़ने के बाद क्या हुआ, इस पूरे गद्यास को पढ़ने के बाद आपने देखा होगा कि इसमें क्या है कि कैपिटलिज्म है यानी पूंजीवाद है। और पूंजीवाद क्या है, उसमें दो तरह के लोग हैं जिनको आपका आर्थिक आधार पर बांटा गया है। एक धनी व्यक्ति जिनके पास धन होता है, साधन होते हैं, शक्ति होती है, सत्ता होती है, और निर्धन व्यक्तियों का वो शोषण करते हैं। निर्धन व्यक्ति क्या करते हैं, धीरे धीरे धर्म की ओर जाते हैं और धर्म के आधार पे वो क्या करते हैं, स्वर्ग का मार्ग चुनते हैं। अब अपने इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला आता है कि गद्यांश को पढ़ने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो क्या होती है। पूंजीवादी व्यवस्था जो है आपकी एम्बिशन है? नहीं। महत्वाकांक्षी है? पूंजीवादी जो व्यवस्था है आपके महत्वाकांक्षी है या आपकी बाइस्ड है यानी पक्षतापूर्वक है, या मानवीय है या यथार्थपरक है? यथार्थपरक नहीं है, मानवीय नहीं है। अब ये दो बचे आपकी, महत्वाकांक्षी और पक्षतापूर्ण। इसमें सही जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, पक्षतापूर्ण आ जाएगा। क्योंकि इसमें गरीब और अमीर जो है, गरीब और अमीर जो है हमने देखा दो के अंदर आपका डिवाइडेशन जो है किया जाता है। ये क्या है, पक्षतापूर्ण। अब क्या होता है कि दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा आता है, उत्पादन के साधनों पर अधिकतम नियंत्रण निम्न में से किसके अधीन होता है। उत्पादन के जो साधक है, साधन जो है उसमें अधिकतम नियंत्रण निम्न में से किसके अधीन होता है। सर्वाहारा वर्ग, समस्त हितकारक, व्यवस्था के स्वामी और श्रमिक वर्ग। मान लो इसमें किसके अधीन होता है, समस्त हितकारक यानी सारे के सारे जो स्टेक होल्डर है, कोई भी व्यवस्था है उसके सारे के सारे जो व्यक्ति है उसमें शामिल, उसके अधीन होता है? नहीं। केवल और केवल किसकी बात करें, कैपिटलिज्म के। पोलराइज्ड क्लास यानी सर्वहारा वर्ग? नहीं। ओनर्स ऑफ द सिस्टम यानी व्यवस्था के जो स्वामी होते हैं उनके पास होता है। वर्किंग क्लास के पास कुछ नहीं होता इसमें। इसका सही जो आंसर है वो आपका 3 नंबर है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है। साध्य साधन का औचित्य देता है, साधन साध्य का औचित्य देता है, और शोषण की ओर ले जाने वाले साधन कड़ाई के साथ निषिद्ध है। साधनों से संबंधित विषयों का निर्णय जो है कौन करता है, धर्म करता है। इसमें अपन देखें तो इसमें साधनों के संबंधित विषयों का निर्णय जो है पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं करता। इसके अंदर जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, आपकी धर्म की तरफ जाते हैं। इसमें शोषण की ओर ले जाने वाले साधन जो है उनका कड़ाई के साथ निषिद्ध यानी उनको क्या किया जाता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया जाता है, उनको
मतलब उनका यूज नहीं किया जाए ऐसा माना जाता है, ये भी गलत है। साधन साध्य का औचित्य देते हैं, ये नहीं है। साध्य जो है यानी द एंड जस्टिफाई द मीन, यानी साध्य जो है वो किसका देते हैं, साधन का औचित्य देता है। ये साध्य क्या है आपका, अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ है आपका साध्य। अब वो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है, आपका अधिकतम लाभ होना चाहिए, आपका आपका साधन जो है वो किसी भी प्रकार का हो, उससे कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति हानिकारक है क्योंकि ये समाज को निम्न दो समूह में विभाजित कर देता है, कार्य करने वाले और कार्य न करने वाले, क्रेता और विक्रेता, धार्मिक और नास्तिक, शोषण और शोषित। यानी आप देखेंगे पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें समाज को किस में कर देता है आपका, एक तो शोषक वर्ग होता है जो धनी वर्ग होता है, जिसको धनी वर्ग कहा जाता है, और शोषित वर्ग वो वर्ग होता है जो आपका गरीब वर्ग होता है। ये शोषक और शोषित में आपका डिवाइडेशन कर देता है। ये पांचवा जो क्वेश्चन है, एक बार आप इसका आंसर बताइए कि पूंजीवादी व्यवस्था में निम्न में से किस पर केंद्रित है, अधिकतम उत्पादन, ऐसा असामान्य लाभ, मानव संसाधनों पर निवेश या व्यय में कमी। एक बार आप कमेंट करके बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए लास्ट का। डिम्पल जी ने ए बताया है कि डिम्पल जी कह रहे हैं कि इसमें जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो निम्न में से किस पे केंद्रित है, अधिकतम उत्पादन, असामान्य लाभ, मानव संसाधनों का निवेश या व्यय में कमी। थोड़ा सा आप यहीं से अपनी क्या होती है गलती होने की संभावना जो गद्यांश के अंदर रहती है। मैक्सिमम प्रोडक्शन तो है इसमें, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन उत्पादन की बजाय इसमें क्या है, अन आपका असामान्य लाभ होता है। असामान्य लाभ क्यों होता है, क्योंकि गरीब जो है उसको कोई लाभ नहीं होता और अमीर जो है उसको लाभ होता है, तो असामान्य लाभ है इसमें। इसमें क्या होता है कि अधिकतम लाभ जो है वो आपका किस प्रकार कमाया जाए, अधिकतम उत्पादन। आपकी बात सही है, लेकिन अधिकतम उत्पादन ये जस्टिफाई नहीं करता है आपका कि अगर आपका अधिकतम उत्पादन होगा तो अधिकतम लाभ आपको होगा। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि उत्पादन के साथ साथ लाभ जो है उसको अंतिम लक्ष्य माना गया है कि आपको किसी भी तरह से आपके पास पैसा आए, आपके पास मनी आए, आपके पास जो है आपको किस तरीके से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो। तो उत्पादन में कई बार क्या होता है लॉस भी हो सकता है, तो उत्पादन नहीं होगा, इसमें असामान्य लाभ जो है वो आपका सही आंसर। अब देखिए नेक्स्ट अपने, ये देखिए ये इसके आंसर हमने दिए हैं, आप मिलान कर लीजिएगा इनका। और इसमें ये दूसरा हमारे जो गद्यांश है ये है 25 जून 2025 का ही है, इवनिंग शिफ्ट का दिया। अब इवनिंग शिफ्ट का दिया गया है। अब जैसे ही आप गद्यांश को पढ़े हुए तो इसमें देखोगे कि सड़क के नियम का अर्थ, यानी ये किससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपका रोड से जुड़ा हुआ है, रोड के जो रूल है उनसे जुड़ा हुआ ये आपका गद्यांश है। यानी कहीं ना कहीं इसमें आपको रोड से संबंधित बातें जो है वो आपकी दिखाई देगी। किससे संबंधित बातें दिखाई देगी, रोड से संबंधित जो बातें हैं वो आपकी दिखाई देगी। अब आप इसमें देखिए कि गद्यांश को पढ़ते हैं कि सड़क के नियम का अर्थ है कि सभी की स्वतंत्रता को संरक्षित रखते हुए प्रत्येक की स्वतंत्रता में अनिवार्यता कटौती की जाए। यानी रोड रूल का मतलब क्या है कि जो सारे के सारे जो व्यक्ति है उनकी जो स्वतंत्रता है, उनका जो इंडिपेंडेंस है, उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें, उनकी लिबर्टी जो है उसको बरकरार रखें, लेकिन प्रत्येक की क्या है, प्रत्येक की अनिवार्यता जो है उसमें कटौती, प्रत्येक की जो लिबर्टी है उसमें अनिवार्य रूप से इस प्रकार से कटौती की जाए कि सड़क के जो रूल है, जो रोड के जो रूल है उसमें किसी प्रकार का आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। जैसे कि जब किसी चौराहे पे कोई पुलिसकर्मी सड़क के बीचों बीच आकर अपना हाथ खड़ा करता है तो निरंकुशता का नहीं अपितु स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी आपने देखा होगा कि इस प्रकार से आपका चौराहा है, यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है, आप इधर से गाड़ी लेके आ रहे हो, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से। अब सबको इंडिपेंडेंस है, यानी सबको क्या है, लिबर्टी है कि सब जो है इधर वाला भी सड़क का यूज करे, इधर वाला भी, इधर वाला भी। लेकिन कई बार क्या होता है पुलिस वाला जो है वो हाथ कर देता है, या रेड लाइट की बात करें, हम ग्रीन लाइट की बात करें, एक या दो साइड में व्यक्तियों को रुकना पड़ता है, जबकि उनको स्वतंत्रता है, उनको लिबर्टी है कि वो सड़क पार करे।
उसमें क्या कर दी हमने, अनिवार्यता कटौती की है, कुछ व्यक्तियों की अनिवार्यता कटौती की है। तो ये आपकी बात, जो व्यक्ति जो आता है वो ये नहीं दर्शाता कि ये निरंकुश है, बल्कि वो क्या है, स्वतंत्रता का प्रतीक। आपकी स्वतंत्रता जो है उसमें रूल का पालन करने के लिए उन्होंने क्या किया है, आपका अनिवार्यता कटौती की। आपने निजी स्वतंत्रता की कटौती को स्वीकार किया ताकि आप ऐसे सामाजिक व्यवस्था का आनंद ले सके जो आपकी स्वतंत्रता को यथार्थ बनाती है। यानी जैसे ही बत्ती हुई, या जैसे ट्रैफिक इंचार्ज जो है उसने आपको इशारा किया रुकने के लिए, आप रुक गए, तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो स्वतंत्रता है उसमें कटौती हुई। लेकिन वो सामाजिक व्यवस्था का आनंद या सामाजिक व्यवस्था के अंदर अपने आप को बनाए रखने के लिए आपके लिए जरूरी था, इसीलिए आपने उस स्वतंत्रता का पालन जो है वो किया। अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हमारी सामाजिक स्वतंत्रता, दोनों स्वतंत्रताओं का संरक्षण करना होता है, अर्थात हमें दोनों का विवेक सम्मत मिश्रण जो है वो करना होता है। मैं किसी भी प्राधिकारी को ये कहने की अनुमति नहीं दूंगा कि मेरे बच्चे को या इस या उस विद्यालय में जाना होगा, वह विज्ञान में अथवा कला में विशेषज्ञता प्राप्त करेगा। ये चीजें क्या है, व्यक्तिगत है। परंतु यदि मैं कहूँ कि मेरा बच्चा कोई शिक्षा लेगा ही नहीं, तब समाज मुझे दृढ़तापूर्ण ये बताएगा कि चाहे मुझे पसंद हो अथवा नहीं, मेरे बच्चे को शिक्षा ग्रहण करनी ही होगी। तो कुछ बातें जो है इस गद्यांश के अंदर, एक शिक्षा से लेके एक आपके सड़क के रूल से लेके, और कुल मिला के इस गद्यांश के अंदर क्या है, आपका मेन पॉइंट क्या है, अगर आप देखें कहीं ना कहीं लिबर्टी और इंडिपेंडेंस जो है, आपकी स्वतंत्रता जो है, उन पे बातें की गई है। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि सभी स्वतंत्रताओं को संरक्षण रखते हुए या संरक्षण हेतु उनके वापस ले लिया जाना चाहिए, चयनात्मक करना चाहिए, पुनः प्रवासित करना चाहिए, और तर्क सीमा तक कम किया जा सकता है। इनमें से आपका कौन सा सही है? एक बार आप कमेंट करके बताइए कि सभी प्रकार की जो स्वतंत्रता है, चाहे आपकी बोलने की स्वतंत्रता है, चाहे आपके जो है जीने की स्वतंत्रता है, चाहे शिक्षा की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता जो है उसमें उसके संरक्षण हेतु, यानी उसके प्रिजर्व करने हेतु लिबर्टीज को क्या होना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए, या चयनात्मक होनी चाहिए, सिलेक्टिव होनी चाहिए, या रीडिफाइन होनी चाहिए, या रिड्यूस टू ए रीजनेबल एक्सटेंट होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए इसके अंदर, एक बार आप कमेंट करके बताइए। एक बार जो है वो आप कमेंट करके बताइए कि क्या इसके अंदर सही होगा आपका। तो देखिए मैं बता देता हूँ, इसके अंदर सभी स्वतंत्रताओं का संरक्षण कब रखा जा सकता है, जब कोई तर्क सीमा तक उसे कम किया जाना चाहिए। यानी ट्रैफिक रूल का आपने पालन किया, एक तर्क का था, और तर्क संगत सीमा तक आपने क्या किया, पालन किया, बाद में आपने क्या किया, रोड को क्रॉस किया। ये इसका सही आंसर है। लेखक का आशय यह बताना है कि सड़क के नियम निम्न हेतु है, यानी सार्वजनिक स्वतंत्रता है, निजी स्वतंत्रता है, शब्द के सही मायने में स्वतंत्रता है, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेखक का आशय ये बताता है कि सड़क के नियम जो है वो निम्न में से किसके लिए है। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा शब्द के सही मायने में स्वतंत्रता है, यानी लिबर्टी इज ए ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी में कि हमें निम्न में से किसके संरक्षण की आवश्यकता है, यानी व्यक्तिगत की, सामाजिक की, व्यक्तिगत व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की, किस प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो संरक्षण की आवश्यकता है, आप देखिए। यानी किस प्रकार की स्वतंत्रता जो है उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, हम संरक्षण कर सकते हैं, वो आप बताइए। इसके अंदर बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। डिम्पल जी ए बता रहे हैं, निकांत जी और बता रहे हैं। देखिए इसका सही जो आंसर है दोस्तों, वो आपका व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की है, यानी बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लिबर्टी जो है वो आएगी इसमें। यानी दोनों को ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, कि जहाँ व्यक्तिगत की बात आती है वह व्यक्तिगत, और जहाँ सामाजिक स्वतंत्रता की बात आती है वह सामाजिक स्वतंत्रता भी करनी पड़ेगी। व्यक्तिगत क्या है, कि व्यक्तिगत जैसे आपकी जो है कहीं ना कहीं, जैसे आप रूल फॉलो कर रहे हैं, जैसे सड़क पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक रूल की बात की हमने। सामाजिक स्वतंत्रता में क्या है, जैसे आपका विवाह है, जैसे मैरिज है, तो मैरिज में कहीं ना कहीं आपकी हालांकि स्वतंत्रता है आपको, लेकिन उसको संरक्षण किसको करना पड़ेगा, सामाजिक स्वतंत्रता को। तो हो सकता है आपकी जाति को लेके, आपके धर्म को लेके जो समाज जो कहता है
उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्वतंत्रता जो है उसको संरक्षण करना पड़े, प्रिजर्व करना पड़े। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ये वाला है। बच्चे की शिक्षा हेतु विद्यालय के चयन को निम्न में से क्या माना जाना चाहिए? व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक क्या माना चाहिए कि बच्चे की शिक्षा हेतु विद्यालय का चयन, यानी कोई बच्चा है वो विद्यालय का चयन करता है, तो इसमें कौन सी स्वतंत्रता जो है आपकी मानी जानी चाहिए? देखिए, बच्चा जो है वो शिक्षा हेतु विद्यालय का चयन करता है, तो इसमें आपकी सामूहिक स्वतंत्रता नहीं आती। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, व्यक्तिगत जो है वो, ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत है दोनों। ये तीन ऑप्शन रख लीजिए आप इसमें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक और सामूहिक। सामूहिक नहीं है, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि समाज नहीं बताता। बच्चे की शिक्षा हेतु विद्यालय का चयन जो है वो क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी पर्सनल लिबर्टी है कि वो किस स्कूल में जाएगा और किस में नहीं जाएगा। इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्न में से क्या होगा? यानी चौराहे पर खड़ा पुलिसकर्मी, सड़क के नियम, स्वतंत्रता का महत्व और बच्चे का अधिकार। आप बताइए, ये जो गद्यांश पढ़ा था, द मोस्ट सुटेबल ऑफ द पैसेज वुड बी द पुलिसमैन एट द क्रॉस रोड, द रोड लॉ, द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिबर्टी, द चिल्ड्रंस राइट। यानी क्या है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा ये गद्यांश जो है वो किस पे रिलेट करता था? निकंत जी जो है वो बी बता रहे हैं। और सॉरी, आपका 3 आया है अभी। अभी बिल्कुल सही आपका आंसर जो है कि इसके अंदर चौराहे पे पुलिसकर्मी जो है वो कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये उदाहरण था। बच्चे का अधिकार है, ये भी उदाहरण था। सड़क के नियम है, ये भी उदाहरण था। यानी स्वतंत्रता से रिलेट इनके आसपास की बातें की गई थी। लेकिन मूल जो है गद्यांश वो क्या है? स्वतंत्रता का महत्व जो है वो आपका दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट जो है वो अपने जानते हैं, एक गद्यांश और देखते हैं, ताकि आप जितने ज़्यादा गद्यांश पढ़ेंगे इसका जो है ये आपका आंसर है। आप देख लीजिएगा वीडियो में। देखिए नेक्स्ट जो है ये कहता है कि परिस्थितियों से, ये क्या है 26 जून का आपका, वो 25 जून का था, ये 26 जून मॉर्निंग का है। परिस्थितियों से विवश होकर, परिस्थितियों से विवश होकर सफलता एवं पूर्व प्रतिष्ठा की खोज में शिक्षित पुरुष और महिलाएं अपने माता पिता से बहुत दूर हो जाते हैं। यानी ये क्या बताता है कि परिस्थितियां जैसी होती है उससे विवश होकर और या पद या प्रतिष्ठा के अंदर खो जाता है, और शिक्षित व्यक्ति जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाज से अलग हो रहा है, अपने माता पिता से अलग हो रहा है। कुछ व्यक्ति विदेश चले जाते हैं और माता पिता अपने बच्चों के को जिन शिक्षा को दिला पाते हैं, और वहीं अंत में उनके विरुद्ध जो है मोड़ ले लेती है। यानी इस तेरे इस पैसेज में क्या है, कुल मिला के बात ये कही गई है कि जो शिक्षा देने के लिए माता पिता जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं, वही शिक्षा पाकर कुछ बच्चे जो अलग रहने लगते हैं, कुछ बच्चे जो विदेश चले जाते हैं, जिससे माता पिता अपनी सेवा जो है वो नहीं करवा पाते। और कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाके उनके लिए अच्छी सेवा जो है उनके बच्चे करेंगे, बट उसका उल्टा जो है रिएक्शन होता है। यानी जिस शिक्षा के माध्यम से वो अपने बच्चे को एक कामयाब इंसान देखना चाहते थे, या जिस शिक्षा के माध्यम से वो अपनी जीवन जो है उसको बेटर देखना चाहते थे, अब वही शिक्षा जो है, वही शिक्षा जो है आपकी क्या है, वही शिक्षा जो है वो आपकी क्या हो रही है कि उनके लिए एक जो है कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दुख का कारण बन रही है। उनके अपने बच्चे सुनहरे अवसरों को खोज में अकेला छोड़ देते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ हमारी सरकार भी उनकी समस्याओं से परिचित है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वर्धजन जो है वो आपका वर्ष घोषित किया था, और हमारे देश में 2000 में वर्ध जो है वो जन घोषित किया था। यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 41 में वर्धजनों के हितों की देखभाल के लिए राज्य को स्पष्टतः आश्रय बनाया गया है। यानी राज्य जो है वो देखेगा। समाज कल्याण मंत्रालय वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है, और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए समय समय पर कानून बनाए गए हैं। उदारता कानून के अंतर्गत आपराधिक दंड संहिता जो सीपीसी की धारा जो है 105 के अंतर्गत कानून की सम्यक प्रक्रिया बिना माता पिता को घर से बेदखल जो है नहीं किया जा सकता, और माता पिता के भरण पोषण संबंधी अधिनियम
के अंतर्गत मजिस्ट्रेट व्यक्ति को वृद्ध माता पिता के भरण पोषण का आदेश दे सकता है। हिंदू दत्तक और आपके भरण पोषण अधिनियम में कहा गया है कि वृद्ध माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, और घरेलू हिंसा अधिनियम में किसी तरह की दुर्व्यवहार से राहत पाने के लिए माता पिता को अधिकार देने की व्यवस्था जो है वो की गई। यानी इस पैसेज से क्या है, इस पैसेज का आशय जो है दोस्तों कहीं ना कहीं यही है आपका, कि बच्चे शिक्षा पाते हैं और धीरे धीरे आजकल आप देखते हैं कि समाज जो है वो क्या कर रहा है, अपने माता पिता को छोड़ रहा है, वृद्धजन जो है वो वृद्धाश्रम में जाते हैं। ये 1919 जो है 1999 के अंदर जो है आपका क्या किया था, संयुक्त यूएनओ ने इसको, संयुक्त राष्ट्र ने वर्जन, और भारत के अंदर 2000 में किया गया था। अब कोई माता पिता की सेवा नहीं करता है तो वो क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट जो होता है जैसे एसडीएम वगैरह या कलेक्टर जो है डीएम वगैरह, उनके पास जाता है वर्जन, तो वो आदेश देता है कि जिस जो उसका बेटा है या बेटी है उसको सेवा करनी पड़ेगी और उसका भरण पोषण जो है वो करना हो। कुल मिला के इतनी सी बात इस पैसेज के अंदर आपकी की गई है। अब इसके आंसर जो है वो देखने का प्रयास करते हैं। यानी उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कौन कठिन समय में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं? आज्ञाकारी बच्चे, निराश युवा, या दूरवर्ती स्थानों पे बसे कैरियर चाहने वाले बच्चे, ये जिनकी नौकरी असुरक्षित है। यानी कौन से जो है वो छोड़ते हैं आपके? देखिए इसमें आज्ञाकारी बच्चे जो है वो नहीं है, निराश युवक भी नहीं है, वे नहीं है जो नौकरी असुरक्षित है, वे है जो इसमें एक शब्द दिया गया था कि विदेश में चले जाते हैं, यानी दूरवर्ती स्थानों में बसे और कैरियर जो चाहने वाले बच्चे हैं वो आपका छोड़ देते हैं। 1999 को किस के रूप में घोषित किया गया था? राष्ट्रीय वृद्धजन, सार्वभौमिक, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन या सारक? आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय, यूएनओ करेगा तो अंतरराष्ट्रीय करेगा, ये आपका इसका सही आंसर। नेक्स्ट अपन देखें तो आपराधिक दंड संहिता की धारा 105 के अंतर्गत माता पिता को घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है, यानी कानून की सम्यक प्रक्रिया के बिना किसी भी स्थिति में उनकी मानवीय जो है उनकी वसीयत प्रस्तुत किए बिना, और जब तक उनकी संपत्ति कानूनी वारिस के अंतर्हित नहीं की जाती तब तक। यानी 105 धारा जो थी उसमें पैसेज में क्या बताया गया था, आप देखिए एक बार, कि जब तक उसको नहीं बेदखल किया जाता, जब तक कि आपकी सम्यक प्रक्रिया नहीं होती, यानी एक विधि सम्मत जो आपकी प्रक्रिया है वो तब तक नहीं की जाती जब तक उसको बेदखल जो है वो आपका नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर ये है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित व्यक्ति को अपने माता पिता के लिए भरण पोषण देने का आदेश जो है वो शक्ति सम्मत है? यानी सेवानिवृत्ता है, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या माननीय सरपंच है, या मजिस्ट्रेट है? तो इसमें मजिस्ट्रेट था, हमने देखा था कि मजिस्ट्रेट जो है वो आपका क्या कर सकता है, उसको बाध्य कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी अधिनियम की धारा किसी प्रकार के दुर्व्यवहार से राहत पाने के लिए माता पिता को अधिकार प्रदान करती है? यानी हिंदू दत्तक, भरण पोषण, सीपीसी की धारा 105, घरेलू हिंसा अधिनियम, और सीपीसी की धारा 98 जो है वो कौन सी है? यानी दुर्व्यवहार से राहत पाने के लिए आपकी कौन सी जो है वो करती है? ये घरेलू हिंसा अधिनियम जो है उसके अंतर्गत आपका आता है। ये इसका आंसर है। अब एक हम और देख लेते हैं, यानी एक पैराग्राफ जो है वो आपका और देख लेते हैं, और इसमें क्या है कि ये पैराग्राफ ये कहता है कि अपने सर्वाधिक व्यापक अर्थ में स्वनिर्देशित अधिनियम उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें व्यक्ति अपनी अधिगम आवश्यकताओं के निदान, अधिगम लक्ष्यों के निरूपण, अधिगम हेतु संसाधनों की पहचान करने, और अधिगम रणनीतियों के चयन और कार्यान्वयन, और अधिगम अधिगम परिणामों के मूल्यांकन में दूसरों की सहायता अथवा उसके बिना पहल करते हैं। यानी स्वनिर्देशित, स्वनिर्देशित क्या है? जब स्वयं से निर्देशित होता है, स्वयं से सेल्फ वाला जो आता है, सेल्फ अधिनियम जो है वो क्या होता है, स्वनिर्देशित होता है। अतः शोध जीवन के लिए सरलता पूर्वक और कुशलता से नया ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। यानी स्वनिर्देशित अधिनियम की क्या आवश्यकता है? एक तो कारण यह है कि इसमें विश्वास योग्य साक्ष्य होते हैं, यानी खुद अगर व्यक्ति करता है तो विश्वास किया जा सकता है कि जो व्यक्ति अधिगम से पहल करे वह सिखाए जाने की प्रतीक्षा में लगे लोगों की अपेक्षा अधिक और उत्तम अधिगम जो है प्राप्त करता है।
दूसरा कारण ये है कि स्वनिर्देशित अधिगम जो है मनोवैज्ञानिक विकास की हमारी प्रक्रिया जो है उसके अंतर आता है, यानी हम अपने मन के विकास या मनोवैज्ञानिक जो रीजन है वो अपने खुद के होते हैं, तो उसके अनुरूप आता है। परिपक्वन का एक अनिवार्य पक्ष है और अधिकाधिक स्वनिर्देशित बनने हेतु हमारे अपने जीवन का अधिकार उत्तरदायित्व लेने की सामर्थ्य विकसित करना। तो तीसरा इसमें रीजन है कि शिक्षा में नए नए विकास शिक्षार्थियों में अपने स्वयं के अधिगम में उन अत्यधिक पहल करने का भारी दायित्व जो डालते हैं। आज के अनुदेशनात्मक पर्यावरण को चुनौतियों का सामना करने हेतु स्वनिर्देशित अधिगम जो है वो सर्वाधिक अनिवार्य है। तो कुल मिला के इसका मुख्य जो बिंदु है वो क्या है, स्वनिर्देशित अधिगम है। और स्वनिर्देशित अधिगम जो है उसको कंपैरिजन टू जो किसी व्यक्ति के द्वारा अधिगम किया जाता है या किसी व्यक्ति के द्वारा बताया जाता है, उसके कंपैरिजन इसको अच्छा माना गया है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका मूल जो बिंदु है वो क्या है, स्वनिर्देशित अधिगम है, यानी स्वयं के द्वारा करके सीखना होता है। इसमें बेसिकली 3 रीजन को हमने देखने का प्रयास किया। अब देखिए इसके क्वेश्चन को देखने का काम करते हैं अपने, और क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है। देखिए कि स्वनिर्देशित अधिगम से कोई व्यक्ति निम्न में से क्या कर सकता है, यानी स्वतंत्र रूप से पहल कर सकता है, या निष्क्रिय रहकर निर्देशों की प्रतीक्षा कर सकता है, या हमेशा दूसरों पर निर्भर रह सकता है, या किसी अन्य समर्थन के अभाव में असहाय अनुभव कर सकता है। तो स्वनिर्देशित क्या था, सेल्फ सेल्फ लर्निंग थी। तो सेल्फ लर्निंग में क्या निष्क्रिय रहकर निर्देशों की प्रतीक्षा करता है, नहीं। हमेशा दूसरों पर निर्भर, नहीं। स्वनिर्देशित है, खुद पे, किसी अन्य का समर्थन, नहीं। इसमें क्या है, स्वतंत्र रूप से वो पहल करता है, यानी क्या सीखना है क्या नहीं सीखना वो उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। स्वनिर्देशित अधिगम निम्न में से कब उपयोगी है, यह अधिगम एक नवाचारिक तरीका है, ये चुनौतीपूर्ण है, या उन लोगों को अधिक चीजें और अधिक अधिगम में समर्थ बनाता है, ये लागत मूल्य को अधिकतम लाभ देने वाला होता है। आप देखिए इसमें से क्या जो है आपके लिए सही है। तो ये क्या है, अधिगम का नवचारित जो आपका तरीका माना गया। नेक्स्ट अपन बात करें कि निम्न में से कौन सा स्वनिर्देशित अधिगम का सर्वोत्तम वर्णन जो करता है, यानी बाह्यमुखी, अनुदेशनात्मक, सक्रिय अधिनियम, प्रतिकर्षक अधिनियम। तो कौन सा करता है आपका, इसमें एक्टिव जो है वो अधिनियम करता है। लेखक के अनुसार आधुनिक पर्यावरण प्रतिबंधक है, अधिक सहायक नहीं है, अनुदेशी है, या अव्यवहारिक। लेखक के अनुसार आधुनिक पर्यावरण जो है वो दोस्तों क्या है आपका, वो कहता है अनुदेशी है। निदान शब्द का प्राय क्या है, यहाँ पर तलाश करना, पहचान करना, निरीक्षण करना, या अवलोकन करना। निदान शब्द जो है वो किसका प्राय है। वैसे निदान शब्द जो है वो इलाज से संबंधित है। निदान जो है वो इलाज से संबंधित है, या किसी समस्या का समाधान जो है उससे संबंधित है। तो निदान शब्द जो है इसका अभिप्राय यहाँ पे पहचान करना है, यानी किसी चीज की पहचान करके उसका सॉल्यूशन करना, ये निदान के अंदर आता है। आई होप आज हमने 3 जो यूजीसी नेट के यूजीसी नेट के अंदर जो पैसेज आए थे 3, उनको रीड करने का प्रयास किया, और उसमें से प्रत्येक में से 5-5 क्वेश्चन जो है उसको हल करने का प्रयास किया। एक पैसेज जो है वो अभी आपको नहीं कराऊंगा, वो आपको पीडीएफ में जो है वो मिलेगा। आप खुद उसको हल करके देखिएगा, और फिर लास्ट जो स्लाइड है उसमें आपका आंसर दिया गया है, उस आंसर से मैच करने का प्रयास कीजिए। कल कुछ नए आपके पैसेज है उनके साथ अपने बात करेंगे। तो जैसे 5-7 जो अपने पैसेज करेंगे अलग अलग तरीके के, अपन ये इतनी एबिलिटी अपने अंदर डेवलप हो जाएगी कि कहीं ना कहीं उस पैसेज का शीर्षक क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक जो है उसका पॉजिटिव वे है या नेगेटिव वे है, या लेखक जो है वो जो है उसका कह सकते हैं कि लेखक या राइटर जो है वो इस पैसेज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है वो अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये पैसेज जो पढ़े हैं, आपने देखा कि अधिकतम पैसेज जो है वो यूजीसी नेट के अंदर किस प्रकार के आए हैं। हमने 2 मेथड जो है वो कल पढ़ी थी। पहला हमने पीक्यू पढ़ा था, यानी पैसेज और उसके बाद क्वेश्चन, और एक पढ़ा था क्यूपी, यानी पहले क्वेश्चन फिर पैसेज। अभी हमने 3 पैसेज पढ़े हैं, तो इससे हमारे माइंड में ये आता है कि यूजीसी नेट के अंदर ये वाली मेथड जो है वो ज़्यादा आपकी इफेक्टिव है, यानी पीक्यू, यानी पहले आप पैराग्राफ को पढ़े और देन आप क्वेश्चन का आंसर दें। आई होप कि आपको ध्यान में रखना है कि यूजीसी नेट के अंदर जब बात करेंगे अपन, तो अपने को पहले हमेशा ही पैराग्राफ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बाद में अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
आई होप आज का ये लेक्चर जो है वो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो। कल मिलते हैं नए आपके पैराग्राफ्स के साथ में, कुछ नई बातों के साथ में, और अपने रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव जो है उसमें अपने इस तरीके से उसको प्रिपरेशन करेंगे 2-3 क्लास और करके, कि कहीं ना कहीं अपने कम से कम 5 में से 4 जो मार्क्स है वो अपने उसमें स्ट्रॉन्ग हो सके। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें थोड़ा सा अपने को जो है माइंड को क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसके हिसाब से तैयार करना है। और इतना जो है इसमें बाकी सिलेबस की कंपैरिजन रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो बहुत स्मॉल पार्ट है आपका। केवल आपको पैराग्राफ जो है उसकी मूल भावना को समझना है, लेखक क्या कहना चाहता है उसकी भावना को समझना है, शीर्षक क्या है उसको जानना है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, कुछ छुपे हुए जो शब्द है उसका बेसिक भावार्थ जो है वो अपने को उस पैराग्राफ की लाइन के हिसाब से अपने को जानना है। ये बातें जो अपने को ध्यान में रखनी। मिलते हैं कल नए रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव के साथ। और अपनी जो 3 क्लास हुई है उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप जो है अपने चैट बॉक्स के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अपने जब कंप्लीट करते हैं किसी टॉपिक को, किसी यूनिट को, तो उससे पहले अपने किसी प्रकार का कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहे। और अपने नहीं नहीं चाहते कि एग्जाम हॉल के अंदर वो कन्फ्यूजन जो है वो अपने मार्क्स जो है उसको डिडक्ट करने का काम करे, ऐसा अपने नहीं चाहते। जैसे भी अपने प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे भी अपने इस पैराग्राफ के अंदर देखते जाएंगे, अपने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे के अंदर और एक इस तरह से अपनी एबिलिटी जो है वो डेवलप करनी है कि ताकि किसी भी प्रकार का पैराग्राफ आए अपने उसको हैंडल करने की सिचुएशन में। तो इसी आशा और इसी विश्वास के साथ आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कल नए टॉपिक, नए लेक्चर और नई कुछ बातों के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे यूनिट नंबर 3। थैंक यू ऑल ऑफ।